हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पे मैं GS1 के नोट्स को कंप्लीट करवा रही हूँ और इसमें आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी आज मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है, एक क्लास पहले हो चुकी हो तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और किस वे में चलना है। ठीक है, आज इसका दूसरा क्लास है। इसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति। कि जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, कि उस किस बेस पे वो थी, तो उसके क्या कारण रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नीति पे अपना विस्तृत चर्चा कीजिए, इस पे टिप्पणी कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए कि नीति का मतलब उसमें क्या था, कि उसमें क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, राइट। इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रो पार्ट में देखेंगे। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करके राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को कमज़ोर करने और ब्रिटिश शासन को अनंत काल तक बनाए रखने के उद्देश्य से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। ठीक है, तब फूट डालना का मतलब यही था कि आपको संप्रदाय के बीच में फूट डलवानी है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देनी है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। जब उनके बीच में आप दरार पैदा कर देंगे तभी तो वो लोग आपस में ही लड़ेंगे। तो वो जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो उनसे हम कहाँ से फाइट कर पाएंगे, और उसी का परिणाम लास्ट में यही होता है कि भारत का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान नाम से। ठीक है, तो ये उनकी एक जो बीज उन्होंने बोए थे उसका परिणाम था ये विभाजन। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा है इनका, उसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि वो चाहते थे कि जो उनका शासन है वो अनंत काल तक चलता रहे, वो ख़त्म ही ना हो, हमेशा वो हम पर राज करें और यहाँ पे हम लोगों को ही आपस में लड़ा लें और हम लोग आपस में लड़ मर के मर जाएं, वो हमेशा हम पे शासन करते रहें। यही उनका एक उद्देश्य था, जिसकी वजह से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति की एक संकल्पना तैयार की और उसको अपने हर एक चीज़ में यूज़ किया कि हर जगह पे इन दोनों हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना है किसी ना किसी चीज़ पे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसके मुख्य जो फूट डालो और राज करो की नीति है, इसको हम किस तरीके से, मतलब किस वे में इसको हम पढ़ सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इसको संप्रदाय के भेद में, कि संप्रदाय के पक्ष में अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है, इसमें बताया जा रहा है सांप्रदायिकता के संदर्भ में। चलिए इसमें हम अपने पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है विभाजनकारी नीतियाँ, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इतिहास का धार्मिक विभाजन। ठीक है, अब इनकी जो नीतियाँ थी वो विभाजन की थी कि हमें बंटवारा ही करना है हर तरीके से। तो बंटवारा भी किस तरीके से, धार्मिक आधार पे। जैसे आप मार्ले मिंटो का ही देखते हैं 1909 वाला, उसमें भी तो आखिर निर्वाचन प्रणाली के आधार पे उसमें किया गया था अलग इन दोनों को। तो वो एक तरीके से ऐसा था ही कि जिसके बारे में यही कहा जाता है कि मिंटो खुद कहते थे कि हमने नाग के बीज बो दिए हैं इस अधिनियम को करा के। तो वहीं से लड़ाई शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मपंथी और हिंदू पुनरुत्थानवादी, जैसे कि गंगा स्नान, देवी काली के सम्मुख शपथ ग्रहण। अब ये था कि अब ने इन्होंने बोल दिया कि अरे हिंदुओं में तो ये कराया जा रहा है कि वो गंगा से स्नान करेंगे, माता जी के सामने शपथ लेंगे। तो मुस्लिमों को भड़का देते कि देखो हिंदू लोग इस तरीके से अपनी चीज़ें करवा रहे हैं, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे भी टकराव उत्पन्न करा देते थे। ठीक, दूसरा था जो आर्य समाज का शुद्धिकरण आंदोलन चला था दयानंद सरस्वती का, जिसमें उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो वो हिंदुओं का शुद्धिकरण चाहते थे कि जो परिवर्तित हो गए हैं कुछ भी, तो हर तरीके से हिंदू हिंदू चीज़ें कर रहे थे। तो इससे मुस्लिमों के बीच में जो था मतभेद उत्पन्न हो गया कि अरे ये लोग तो चाहते हैं कि सब कुछ हिंदुओं के पक्ष में रहे, हमारे हिस्से में कुछ आए नहीं। इस वजह से भी लड़ाई हुई। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें जैसे मार्ले मिंटो सुधार, लखनऊ समझौता, मोपला विद्रोह और 1947 के दंगे। ठीक है, मार्ले मिंटो में बताया कि निर्वाचन प्रणाली जो हुई सांप्रदायिकता के आधार पर हुई। ठीक, लखनऊ समझौता हुआ जब 1916 का, उसमें भी इन्हीं सब चीज़ों की बातें थी। मोपला विद्रोह वो भी हिंदू मुस्लिम के जिस पे लड़ा गया था 1921 में। और 1940 के दंगे जो कि मतलब सभी को पता है कि कितने ज़्यादा भीषण थे और कितनी ज़्यादा त्राहिमाम उससे मचा था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन भी देखिए हिंदू और मुस्लिम के तरीके से बांटना ही तो था, ताकि इन अब पूरे बंगाल इतना बड़ा प्रांत है उसको हम बांट देंगे दो हिस्सों में, तो इनकी शक्तियाँ आपस में खुद ही छीण बीण हो जाएंगी। अब एक तो देखो आसाम के साइड वाला उधर चटगांव वाला अलग कर दिया और इधर साइड वाला अलग कर दिया 1905 में। तो ये उनका मेन उद्देश्य यही था कि हमें इनकी जो शक्ति है उसको कमज़ोर करना है।
और आंदोलन, प्रचार प्रसार की सामग्री। अब जैसे केजरीवाल बोल रही हूँ मैं, सॉरी मैं केसरी मुझे बोलना था यहाँ पे। अब केसरी और मराठा पत्र निकाले गए थे, किसने? तिलक के द्वारा। ठीक, तिलक उत्सव चलाते थे, शिवाजी उत्सव, ठीक है, और गणेश उत्सव। तो ये हिंदुओं के प्रतीक थे। इससे भी मुस्लिमों के बीच मतभेद हो रहा है कि अरे हिंदुओं के त्यौहार को करवा के ही अपनी चीज़ों को आगे प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इससे एक अलग सेंस उत्पन्न हुआ जाके मुस्लिम के बीच में, और इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने कि देखिए आप लोगों के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो चाहते नहीं है कि आप लोग राज करें। तो यही सब चीज़ें एक डायग्राम उनका रेडी कर किया जाता था, जिससे कि उन दोनों संप्रदायों के बीच में हमेशा तरार ही उत्पन्न होती रहे और उसका वो हमेशा फ़ायदा उठाते रहें और हम उनके आगे कभी भी ना निकल सकें। राइट, इतना आपको यहाँ पे इसमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब ये युद्ध तो बहुत ही बड़े निर्णायक रहे हैं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के, जो कि भारत में उनकी हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे युद्ध हैं कि मतलब जो पूरा सर्वा रहा है ब्रिटिश राज का हमारे यहाँ पे, वो इन्हीं से निर्धारित हुआ था कि यहीं से उनकी एकदम जड़ हमारे यहाँ पे बैठ गई थी। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बारे में, प्लासी का युद्ध क्यों निर्णायक साबित हुआ उनकी सत्ता स्थापना में, अगर स्टेटमेंट ऐसे कथन बन के आ जा रहा है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसका एक इंट्रो पार्ट लिखेंगे 2-3 लाइन में अपना। वैसे तो यहाँ पे 4 लाइन का हो गया है, बट ये है कि थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा अगर कम शब्दों में, तो आप उसको बाद में समराइज़ कर सकते हैं आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें लिखा है प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेना के बीच हुई थी। सेनापति मीर जाफर तथा दुर्लभ राय के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा तथा ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण की नींव पड़ी। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, सभी को पता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक, और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने रचा था षड्यंत्र। ठीक, वो चुपके से मिल गया क्लाइव की तरफ। अब युद्ध क्षेत्र में जाके उसने सोचो कि सिराजुद्दौला को धोखा दिया था एक तरीके से, कि जहाँ सहायता उसको इन सिराजुद्दौला की करनी थी उसने वहाँ ना करके क्लाइव की सहायता की। तो इसी उसके विश्वासघात की वजह से ही हार हुई थी। आज भी लोग कहते हैं, समझो कि अगर मीर जाफ़र उस समय पे धोखा ना देता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते कि ब्रिटिश इतने समय तक हमारे यहाँ पे रहे। ठीक है, तो वो एक धोखा, मतलब होता है ना कि कथन में ही कभी कभी कह दिया जाता है कि मीर जाफ़र जैसा मत बनना, मीर जाफ़र ने जो धोखा दिया है। तो ये उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि उसकी हार, उसके धोखे की वजह से सिराजुद्दौला की इस तरीके से हार होती है और हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का राज शुरू हो जाता है और ब्रिटिश की शक्तियाँ हमारे यहाँ पे बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके कारण क्या रहे हैं, या फिर अगर पूछ ले कि ब्रिटिश मतलब प्लासी का युद्ध होने के या फिर कारण क्या रहे हैं और प्लासी के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा है, तो इसको लेके हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बंगाल के नवाब की कमज़ोर स्थिति तथा सेनापति का षड्यंत्र। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मुग़लों का शासन तो एकदम ख़त्म ही होने लगा था औरंगज़ेब के बाद से। ठीक, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना होने लगी थी अलग अलग पार्ट में। जो स्वतंत्र राज्य थे वो अपने छोटे छोटे गुट में ही इतना लड़ते मरते रहते थे कि दूसरे से हेल्प वो क्या ही लेंगे, तो छोटा सा साम्राज्य होता था, तो स्थिति कमज़ोर ऑब्वियस सी बात है उनकी होनी ही होनी है। ऊपर से उनके सेनापति ने ही मतलब होता ना घर का भेदी डंका ढाए, उसने वो वाली कहावत कर दी। तो इसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा है कंपनी द्वारा नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप। अब जो भी नियुक्ति करनी है कंपनी को, नवाब को, उसमें कंपनी बता रही है कि नहीं तुमको इसको करना है, नहीं तुमको उसको करना है, तो वो लोग अपने ही अकॉर्डिंग डील करवा रहे हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी से अगर किसी को चुनेंगे तो हम तो उसी को चुनेंगे ना जो हमारे हित में हो, हमको जिससे फ़ायदा हो, वो लोग वही चुनवाते थे उनको। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिशों की वित्तीय स्थिति की मजबूती से डच व फ्रांसीसी कंपनियों की पराजय। अब कर्नाटक युद्ध हुआ, ब्रिटिश पूरा फ्रांसीसी सफाया हो गया, वांडीवाश का युद्ध हुआ, ये सब मतलब सबका खात्मा ये लोग करते ही जा रहे थे क्योंकि आपस में ही इतना मजबूत थे ब्रिटिश। जितने भी यूरोपीय शक्तियाँ बाहर से आई हैं दूसरी, उनको सबको इन्होंने सूपड़ा साफ कर दिया सबका। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। नेक्स्ट है नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह से प्रशासनिक कमजोरी।
ठीक है। अब उनके यहाँ अंदरूनी कलह इतनी मची मची हुई रहती थी, तो प्रशासनिक कमजोरी तो हो ही जानी है। जब आपस में ही चार लोगों में नहीं बन रही है तो दूसरों से मिलकर क्या लड़ पाएंगे वो चार लोग जाके। तो ये भी सब बहुत बड़े पॉइंट रहे थे जो मतलब कारण रहे हैं जो जिसकी वजह से ब्रिटिश की स्थापना हमारे यहाँ पे हो जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने क्लाइव के साथ बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ा। ठीक है, पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो तो प्लासी के युद्ध के बारे में था। अब यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, उसमें शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय था। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक संयुक्त सेना बनाई और क्लाइव के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन ये लोग फिर भी हार गए थे, क्योंकि क्या था ना कि ब्रिटिश भले ही कम थे लेकिन वो बहुत मजबूत थे अपने आप में। हमारे यहाँ पे सेना भले ही उनसे ज़्यादा थी लेकिन किसी में कोई शक्ति नहीं है, कोई आत्मबल नहीं है, एकजुटता नहीं है, इस वजह से हम हार जाते थे। तो क्या हुआ कि जब वो बक्सर के युद्ध में भी जीत गए क्लाइव, ठीक है, तो ब्रिटिश की पूर्ण रूप से हमारे यहाँ पे विजय हो गई और हमारे यहाँ पे उनकी ही सत्ता एक तरीके से आ गई। अब इसके भी कुछ कारण, अगर बक्सर के युद्ध के बारे में पूछता है तो हमारे पास इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसको भी फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे हम बनाएंगे, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। आप भी जब अपनी कॉपी में बनाइएगा आंसर तो इसी तरीके से बिल्कुल बनाइएगा, ताकि आपकी कॉपी मतलब एक स्ट्रक्चर्ड आपके पास आंसर रहे ही मोटा मोटा। ठीक है, पहला पॉइंट है सत्ता हस्तांतरण की चरम परिणति प्राप्ति। ठीक है, अब उसमें देखा कि सत्ता, देखो जब मीर जाफ़र भी क्यों उनका षड्यंत्र, क्योंकि मीर जाफ़र को भी लालच था कि अरे हमको सत्ता मिल जाएगी। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आ जा रहे हैं, मीर कासिम उनसे फिर उनकी दाल आपस में नहीं गल रही है। ठीक है, तो आपस में ही लोगों का सत्ता हस्तांतरण चल रहा है, वो उनकी सत्ता पाना चाहते हैं, वो उनकी सत्ता पाना चाह रहे हैं, लेकिन मिल किसी को नहीं रहा है, क्योंकि सब में तो हित अपना अंग्रेज़ सोच रहे हैं। यही चीज़ वहाँ पर बहुत बड़ी हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल नवाब के भाग्य का सूर्यास्त एवं अंग्रेजों का शासन की शक्ति का उदय। ठीक है, अब वहाँ पे जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, मीर जाफ़र, ये सब तो एकदम ये हार गए, कुछ बचा नहीं है, इतना कर्जा लद गया है, युद्ध लड़ा है, पैसा बचा नहीं, रिसोर्सेज कुछ है नहीं, घुड़सवार सैनिक कुछ नहीं बचा है। तो एक तरीके से हो ना उनकी तो अति ही हो गई एक तरीके से, और उनकी अति हुई, अंग्रेज एकदम अपनी जगह पे उठ गए हैं। ठीक है, तो उनका तो हर तरफ से ही उनको सब धन संपदा भी मिल रही है, सेना है, नौसेना है, हर तरीके से मजबूत हैं वो लोग। नेक्स्ट है मुग़ल शहंशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्ति। अब देखो फर्रुखसियर, उससे पहले उसने भी दीवानी दी थी। ठीक है, ये भी आपने प्रीलिम्स के में आपने जब पढ़ा होगा तो फर्रुखसियर वाला भी पढ़ा होगा। और फिर इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें बहुत सारा पैसा इनको प्राप्त होता है, दीवानियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, और बंगाल में नवाब सूबेदार प्रावधान तथा नियुक्ति कंपनी द्वारा। अब ये हो गया कि जो बंगाल में सूबेदार वगैरह बनेंगे वो उनकी नियुक्ति कंपनियां करेगी। ठीक है, अब कंपनी अपने ही हित का सोच के, मैंने बताया ना कि वो अपना ही फ़ायदा हर तरफ से ढूंढती थी, तो अपने ही चमचों को लगा रही हैं हर जगह कि जो मतलब हो रंग रूप से भले भारतीय दिखे, अंदर से वो अंग्रेज हों, वो वाला सीन था इनका। एशिया व्यापार में इजारेदारी। ठीक है, बाद में ये लोग भूमि व्यवस्था चलाए थे, इजारेदारी, बिस्वेदारी और इस्तमरारी, ये सब जो व्यवस्थाएं आई तो ये इन्होंने चलाई, जिससे राजस्व की प्राप्ति भी बहुत होती थी, जमींदारों को लगा लेते थे ये लोग। इससे ही क्या हुआ, इनके पास मतलब पैसा, भरपूर संपदा आ गई हर तरफ से अंग्रेज मजबूत होते रहे हैं, और जो हमारी बेचारी भारत की जनता रही है उस समय की, वो एकदम गर्त में होती चली गई हर तरफ से। राइट, आपको इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा बक्सर के युद्ध के बारे में और प्लासी के युद्ध के बारे में। इतना आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा और अच्छे से इसको पढ़ भी लीजिएगा और इसको देख भी लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद की संधि, कि अगर हमारा क्वेश्चन बन जाता है सिर्फ इलाहाबाद की संधि के ऊपर ही आ जा रहा है तो हमारे पास भी इसको लेकर कुछ पॉइंट होने चाहिए। देखिए, अब मैं आपको, जैसे किसी ने कल कमेंट भी किया था कि जैसे यूरोपियों का आगमन हमारे इसमें नहीं है, तो इसका पर्पस मेरा यहाँ पे ये नहीं था कि यूरोपीय का उसमें मेंशन नहीं है तो मैं बताऊँ ही नहीं। जितना टॉपिक उसमें है वो तो मुझे पता है, वो तो करना ही करना है, लेकिन अगर हम बिग बेस मजबूत अपना करके चलेंगे कि हमें बैकग्राउंड की भी चीज़ें पता हों तो हम इंटर कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को आपस में। कभी कभी क्वेश्चन होते हैं ना कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है टॉपिक नहीं पढ़ा है या बिल्कुल नहीं आइडिया है,
लेकिन हमें जब चीज़ें एक कहानी के तौर पे पता होती है ना, तो हम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके कुछ कुछ चीज़ें फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुरू से पढ़ो, ताकि होता ना कि अब मैंने ये नोट्स अपने जब बनाए हैं, ठीक है, तो उस समय पे मुझे ये थोड़ी ना पता था कि मुझे आगे जाके पढ़ाना है या कैसा कुछ भी करना है। ये मैंने बताया कई बार आप लोगों को, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो जो मैं अपने लिए पढ़ती थी। फिर बाद में जब चैनल बनाया तो वही मैंने शुरू कर दिया कि उसमें नया क्या लाना, जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं दूसरे को दे रही हूँ। तो इसमें यही है कि कम से कम मैं अपने हिसाब से बताती थी कि ताकि मैं भी कभी चीज़ें भूलूँ नहीं, और मैं दूसरे को भी बताऊँ तो उसे कनेक्ट करके बता सकूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे बाद में हुआ, तो चीज़ें वो भी नहीं भूलेगा, मैं भी नहीं भूलूँगी, ठीक है। तो इसमें वो चीज़ें तो ज़रूर मिलेंगी जो मेंस के सिलेबस में लिखी हुई हैं, वो पॉइंट ज़रूर हैं, लेकिन उसके अलावा भी अलग पॉइंट्स भी हैं, ताकि अगर चीज़ें अलग अलग से करके आ जाएँ तो हम समराइज़ अपनी चीज़ों में कर सकें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बारे में पहला पॉइंट यहाँ पे है, सॉरी मतलब इसका इंट्रो में यहाँ पे लिखा हुआ है 1765 में बंगाल गवर्नर क्लाइव की वापसी से अंग्रेजों को सर्वोच्च राजनीतिक शुद्धता प्राप्ति हुई। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय द्वारा दूसरी इलाहाबाद संधि अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि का एक इंट्रो था कि पहली बात तो ये 1765 में होती है। गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर थे क्लाइव, ठीक है, उनके और जब वापस आए, क्योंकि एक बार क्लाइव चला गया था, उसके बाद दोबारा भी बुलाया गया था, ठीक है। तो ये जब आए हैं, और क्लाइव मतलब होता ना, इसको उपाधि भी दी थी ना, स्वर्ग से उतरा हुआ कुछ सेनापति करके इसको बोला भी जाता था, क्योंकि इसने इतने युद्ध भी लड़े और मतलब अपनी सेना बल पे इतना बड़ी सत्ता को स्थापित कराना कोई छोटी बात तो उस हिसाब से नहीं रही होगी, तो इसीलिए कहा जाता है। और इसने शाह आलम द्वितीय थे मुगल शासक, उनसे इसने दूसरी इलाहाबाद की संधि कर ली थी, उसी के साथ में इलाहाबाद की संधि थी द्वितीय वाली। अब पहला है इसमें अवध के साथ जो संधि हुई है, क्योंकि इसमें संधि भी एक अवध के साथ में हुई थी और एक शाह आलम द्वितीय के साथ में हुई थी। तो पहले हम अवध के साथ की संधि देख लेंगे। इसमें पहला पॉइंट है नवाब द्वारा इलाहाबाद व कोरा शाह आलम द्वितीय को देना, ठीक है। जो नवाब थे उन्होंने इलाहाबाद का क्षेत्र और कोरा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को देना हो गया था। कंपनी को 50 लाख रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति देनी थी, ठीक है, कि आपने जितना नुकसान करा है आपको 50 लाख रुपए हर्जाना भरना पड़ेगा वहाँ पे। बलवंत सिंह जमींदार को एस्टेट का पूर्ण अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। तो ये जमींदार उनका ही था, अंग्रेजों का चमचा था एक तरीके से, कि आप उसको एस्टेट का पूरा अधिकार दे दीजिए, यहाँ पे ये काम करेगा आप यहाँ पे। और ज़रूरत के समय कंपनी की सैन्य सहायता, उसने ये भी कह दिया अवध के लोगों से कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप हमारी सेना लेंगे, अपना कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि हर तरफ से बोलो पैसा हम यहाँ से खींच ही रहे थे हर तरीके से। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय के साथ संधि। तो शाह आलम द्वितीय के साथ जो उन्होंने किया, क्योंकि ये मुगल शासक थे, तो इनको बोल दिया कि आप कंपनी के संरक्षण में रहेंगे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी, ठीक, कि आप जाइए, दीवानी इनका जो भी मिलेगा वो आपका हो गया। कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान, ठीक है। अब बोल रही है कंपनी बादशाह को 26 लाख रुपए देगी, ठीक है, सालाना, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो सब बातें सिर्फ कहावत की थी। बाद में ऐसा हो गया था कि कुछ नहीं मिलता था। और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। बंगाल के राजस्व का पूरा नियंत्रण किया। अब बंगाल में प्लासी युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध, पूरा तो अधिकार जमा ही लिए थे, तो सब उनके अंडर आ गया था। मुगल शासक कंपनी को प्रशासनिक कार्यपूर्ति हेतु 53 लाख रुपए देने को सहमत हो गए। अब मुगल शासक खुद कह रहे हैं कि जो कंपनी है, ठीक है, उसको 53 लाख रुपए देने के लिए वो सहमति भी दे दिए हैं कि आप अपना काम करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हम रुपया देंगे। तो यही था कि हर तरीके से बकरी का बकरा बनाया था अंग्रेजों ने हम लोगों को, हर तरीके से अपनी बातें मनवा ली अपने हित की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका बहुत बार पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में तो हमेशा ही आता रहता है कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। इसे यहाँ पे हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। बंगाल में द्वैध शासन था, इसके इंट्रो में हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, जिसमें दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने और निजामत यानी कि पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए, ठीक है। अब बंगाल में जो द्वैध शासन था, इसको स्थापना किसने कराई? क्लाइव ने। इसको अंत किसने किया? हेस्टिंग्स ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसमें ये था
द्वैध शासन के बाद दो तरीके से, यानी जो दीवानी है और निजामत, ये अब दोनों काम कौन करेगा, ब्रिटिश करेंगे, यानी कि दोनों काम नियंत्रण कंपनी का हो गया था। इसमें यही बात बताई गई थी कि जितने भी तरीके से जो राज करना है ये सब हमारे अंडर रहेगा। और बक्सर का युद्ध वही 1764 में हुआ था। उसके बाद में ही द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था क्लाइव का। इसका महत्व क्या था, कि अगर पूछ ले कि द्वैध शासन के क्या महत्व रहे हैं, तो इसका महत्व में हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, कंपनी द्वारा दीवानी व निजामत अधिकारों का प्रयोग, जैसे बताया ना, सिविल वाला हो गया और पुलिस वुलिस वाला सारे उनके अधिकार में आ गया था कि हमको कैसे करना है, रूल रेगुलेशन अपने कैसे लगा के रखने हैं, ये सब उनके अंडर में आ गया। नेक्स्ट है प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब तथा राजस्व वसूली कंपनी द्वारा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पैसा लपेटना है वहाँ वहाँ तो कंपनी मुँह उठा के, मतलब जहाँ लड्डू बट रहा है वहाँ कंपनी पहले जाए, और जहाँ डंडा पड़ रहा है वहाँ पे जाएँ भारतीय मग। ठीक है, तो प्रशासनिक जो दायित्व है, जैसे कि अब जहाँ खर्चा पानी सब करना है वहाँ पे बंगाल के नवाब आए, और जहाँ पे राजधानी पैसा जहाँ मिलेगा वहाँ पे कंपनी पहुँच जाएगी। तो इनका ये था, नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे सत्ता दोनों की अपनी अपनी अलग रही है। कंपनी द्वारा प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण तथा नवाब द्वारा नाम मात्र का शासन। तो नवाब जो थे उस समय पे सिर्फ नाम मात्र के कहे हो गए थे कि हाँ, कहने के लिए वो नवाब हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है उनके पास। बाकी जो भी प्रभावी नियंत्रण है वो सब किसका था, कंपनी का था। नेक्स्ट है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति का सुदृढ़ आकार। अब उस समय पे बहुत बड़े प्रांत रहा है, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इतना बड़ा प्रांत, इतने सारे रिसोर्सेस उनको मिले जा रहे हैं, हाँ, कच्चा माल इतना मिल रहा है उनको, हर तरीके से ज़मींदारी का पैसा मिल रहा है, राजस्व आ रहा है इतना, तो वहाँ पे इनकी मजबूती बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो ये इसके बहुत ही मतलब महत्व की चीज़ें रही हैं कि मतलब जो द्वैध शासन रहा है उसके महत्व को लेकर अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें हम इन पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन व्यवस्था जो रही, इसके दोष क्या रहे हैं। अगर मान लो पूछ लिया कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य बताइए, तो हमारे पास इसके महत्व की चीज़ें वो सकारात्मक में आ गई और दोष जो होंगे उसके नकारात्मक में आ गए। और या फिर अगर किसी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहे हैं महत्व की, तो भी हमारे पास पॉइंट है। अगर उसके नकारात्मक यानी कि दोष उसके पूछ रहा है या उसकी कमियां पूछ रहा है, तो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए मैंने अपने आंसर को इसी तरीके से ही फ्रेम कर रखा है कि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए मैं उसको टैकल कर सकूँ वहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे द्वैध शासन व्यवस्था में दोष क्या रहे हैं। पहला है प्रशासनिक दायित्व निर्वहन में नवाब असमर्थ। अब नवाब पे इतना, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम इतना ये हर्जाना भुगतो, तुम इतना पैसा हमको दो, उतना पैसा दो। नवाब भैया पहली बात तो युद्ध लड़ लड़ के खुद हो गए हैं कंगाल, उनके पास क्या ही बचा है, ऊपर से उतना ज़्यादा वो भी दे दो कि हाँ इतना तुमने नुकसान करवाया हमारा, इसका पैसा दो, उसका पैसा दो। ये तो वही कहावत हो गई ना, कंगाली में एकदम आटा गीला। आटा गीला क्या, उनका आटा तो एकदम लपसी हो गया मुझे लग रहा है। कुछ उनके पास है नहीं, उतना भी उस पर वो कह रहे हैं कि आपको देना है, तो नवाब एकदम असमर्थ थे, उनके पास भाई कुछ नहीं था। नेक्स्ट है नवाब की वित्तीय कमजोरी। तो वही बता दिया ना कि इतना सारा युद्ध लड़ रहे हैं, पैसा टका कुछ उनके पास बचा ही नहीं था। और सीमित संसाधन हो गए हैं, क्षेत्र भी इतना नहीं है, सब स्वतंत्र राज्य अपने अपने अलग बन गए हैं, कोई मतलब जो प्रशासन भूभाग के नाम पे भी बहुत छोटा सा एरिया बचा है। नवाब की सीमित शक्ति के कारणवश नवाब की अवहेलना। अब नवाब, जैसे जब अकबर का समय था, इतना बड़ा राज्य है, इतना सा औरंगजेब का समय है, इतना साम्राज्य है, दक्षिण भारत तक है, तो इतना तो उसकी प्रभाव रहता था, उसका लोग मानते भी थे कि हाँ ठीक है बहुत शक्तिशाली हैं। अब बाद में नवाब की खुद की स्थिति नहीं है तो कौन उसकी इज्जत करेगा। जब कहते हैं ना लोग के पैसा टका होता है तो सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो वही इनके साथ ही हुआ, जब इनके पास कुछ नहीं था सब इनकी अवहेलना करते रहते थे। नेक्स्ट है राजस्व वसूली नाम पर ज़मींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण। तो मैंने बताया ना कि वो अगर कह रहे हैं कि आप 10% वसूलना, कि अगर आप जैसे अंग्रेजों ने कहा कि जाओ तुम 10 रुपया वसूल के लाना, वो वहाँ गए, बोले कि नहीं 15 वसूलने के लिए बोला है, तो वो वहाँ से किसानों से वसूल रहे हैं ज़मींदार 15 रुपया। ठीक, और नवाब को कितना देना है 10, तो 20 का 5 कौन खा रहा है, ज़मींदार। तो इतना शोषण उनका किया गया बेचारे किसानों का कि मतलब सिर्फ उनके पास मुझे लग रहा है खाने भर का ही पैसा, खाने भर का ही अनाज बचा हो, वरना मुश्किल ऐसी हालत होती थी कि खाने भर तक का उनके पास अनाज नहीं बचता था। ऊपर से अकाल पड़ जा रहा है, महामारी हुई जा रही हैं, कुछ नहीं है, सूखा पड़ जा रहा है, फसल भी नहीं होती थी, जो फसल बेचारे इतनी इतनी दयनीय स्थिति में रहते थे उस समय के किसान, और ज़मींदार इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित करते थे। ये सब चीज़ें वहाँ पे उस समय पे होती हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे, अंग्रेजों के साथ सभी शक्तियाँ तथा कोई दायित्व निर्वहन नहीं। ठीक, अब अंग्रेजों के पास सारी सारी शक्तियाँ हर तरीके की, लेकिन उनका दायित्व क्या बनना है, नाम कुछ भी नहीं, कि जो उन्हें कह दो कि हमने इनके लिए कुछ हित में इनके कुछ करना है, तो उस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी किसी के हित में नहीं किया था। कंपनी द्वारा अधिक से अधिक धन उगाही की भावना, अब उनके मन से इतना था कि जितना ज़्यादा इनको नचोड़ सको, तो इसके लिए वो भी कहते हैं ना कि जैसे भारत की गंगा से सब नचोड़ के वो इंग्लैंड में टेम्स नदी पे सब कुछ स्पंज के तरीके से फेंका जा रहा है। तो एक कहावत है, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रही है, तो उसमें ये होता था कि वहाँ भारत से, मतलब उसका मतलब यही था कि भारत से आप चीज़ों को बटोर रहे हैं और जाके इंग्लैंड में आप उनको दे रहे हैं, तो यही इसमें ही मतलब था। नेक्स्ट है, अधिकारियों के अत्याचार के कारण कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग धंधे बंद हो जाना। ठीक, उस समय पे क्या था, बाद में तो चलो पिट्स एक्ट आ गया, ये सब आ गया, तो इनके प्रशासन पे इन्हें नियंत्रण हो गया, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एकदम अति मचा रखे थे अधिकारी लोग कि यहाँ पे जाके लूट मार बचाना है, यहाँ पे लड़कियाँ उठा ली हैं कुछ, मतलब बहुत अति कर रखे थे। कोई रूल रेगुलेशन था ही नहीं इन पे, एक तरीके से आज़ाद थे हर तरीके से, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो जो इतना ज़्यादा उन्होंने शोषण कर दिया था कि लोगों का, कि वो बेचारों के जो घरेलू धंधे भी थे, खुद के काम करके जो कुछ कमा पा रहे थे जीवन के लिए, वो भी उनके पास नहीं बचा था। ठीक है, तो ये इसके मतलब दोष थे द्वैध व्यवस्था के, जो कि आपको मतलब इसको लर्न कर लीजिएगा यहाँ से बिल्कुल एक पॉइंट, कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, और अगर निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को लेके पूछे या बोले कि आलोचना कीजिए या समालोचना कीजिए, तो इसको लेके भी हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, जो आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया, तथा इसकी समाप्ति का आधार हेस्टिंग ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रीलिम्स के फैक्ट के तौर पे हो गया कि मतलब क्लाइव ने शुरू किया था और बाद में 1772 में हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश की विस्तारवादी नीतियाँ। ये टॉपिक मतलब कि उनकी जो नीतियाँ थी, किस तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार अपना करना है, और भारत में किस तरीके से अपनी मतलब होता ना कि अपनी बाहें पूरी फैलानी है, अपने पैर पूरे पसार लेने हैं, तो उनकी क्या नीतियाँ रहीं उस चीज़ को लेके, कि इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य अपना बना लिया था, तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके इंट्रो पार्ट में यहाँ पे आप देखेंगे, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध व विजय नीतियों के साथ साथ कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समायोजन की नीतियों का भी सहारा लिया। ठीक है, तो विस्तार कैसे किया इन्होंने, तो जब विस्तार किया है तो युद्ध और विजय नीति तो होती थी, उसके साथ इन्होंने कूटनीति भी अपनी दिखाई। ठीक है, और कूटनीतियों के भी क्या कई उन्होंने नीतियाँ अपनी बनाई, किस तरीके से हम अच्छा यह भी करके, जैसे सहायक नीति लाए, रिंग फेंस की नीति लाए, हड़प नीति रही है, तो ये भी तो कुछ नीतियाँ नहीं। अब जब डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, सतारा झांसी अवध का अधिग्रहण किया, क्या इसमें कोई उसने युद्ध लड़ा, कोई युद्ध नहीं इनको लड़ना पड़ा। ठीक है, ये गए बोले तुम्हारे यहाँ ये नहीं वो नहीं, हम अपने मिला ले रहे हैं, तो ये भी तो होता ना कि युद्ध के अलावा भी कूटनीति अपनी खेली इन्होंने। तो इसमें ही हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला है वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस की नीति, डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत और वेलेजली की सहायक संधि। तो ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इनकी नीतियाँ थी, जिसके बल पर इन्होंने भारत में अपना विस्तार किया था। पहला है रिंग फेंस की नीति। ठीक है, रिंग फेंस की नीति हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें यह था कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बफर जोन का निर्माण किया जाता था, जिससे कंपनी की सुरक्षा की जाए। तो होता है ना बफर जोन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जंगलों में बफर जोन होता है, उसके अंदर को मतलब ऐसे नहीं जाना होता है, वो प्रोहिबिटेड एरिया रहता है। तो एक तरीके से जो बफर होता है वो किसी एक जानवर के लिए कुछ भी उसका सुरक्षित स्थान माना जाता है कि हाँ उसका बफर एरिया है, आप वहाँ पे मत जाइए, तो उसको सुरक्षित करने के लिए होता था। ठीक, तो वही एक खेला इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने, तो उन्होंने कंपनी के लिए एक बफर जोन का ही निर्माण कर दिया, तो जिससे उनकी कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे इस घेरे में सुरक्षित रहे। तो उनके लिए उस कंपनी एक तरीके से पशु था कि उनकी जो कंपनी है वो इस घेरे में चुपचाप सुरक्षित रहे और उनके उस पर कोई भी आँच यहाँ पे ना आए, तो वो बफर का निर्माण कर रहे थे। मराठा व मैसूर के साथ नीति का प्रयोग किया। अब इनके मराठा और मैसूर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, तो सारा यूज़ इन्होंने यहीं पे अपना दिखा लिया था। नेक्स्ट है रिंग फेंस के राज्यों को अनेक स्वयं के खर्चों पर तथा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद का भरोसा। ठीक, अब रिंग फेंस की नीति बना दी। रिंग फेंस मतलब वही हुआ ना कि एक तरीके से घेरा ही डाल रखे हैं। ठीक, उसमें ये बोलते थे ये कि आप उनके जो खर्चे हैं खुद के, उस पर वो अपना भी काम चलवा रहे हैं, और बोलते थे कि अगर आपके ऊपर कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो हम आपको इसमें बचाव कर लेंगे। ठीक है,
तो इसमें रिंग फेंस नीति में ये था। नेक्स्ट है सहायक संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है वेलेजली की विस्तारवादी नीति, अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता की स्थापना। ठीक है, तो ये सहायक संधि जो वेलेजली ने एकदम स्टार्ट की थी, इसे स्टार्ट तो इसको डुप्ले ने किया था, लेकिन इसको बढ़ाया चढ़ाया किसने था, वेलेजली ने था। और इसमें अंग्रेजी जो श्रेष्ठता थी ये इसकी स्थापना एक तरीके से हो जाती है। और क्या था कि जो ब्रिटिश जो भारत के राजे थे तो बोलते थे कि आप हम अपने खर्चे पे हमारी सेना रखिए, आप किसी से संधि नहीं कर सकते, हमारे परमिशन के बिना आप किसी से युद्ध नहीं लड़ सकते, और आपको लड़ना भी होगा तो आपको हमारी सेना की ज़रूरत करनी पड़ेगी, और हमारी सेना आपके यहाँ पे आपके खर्चों पे रहेगी, और हम आपको दूसरों से बचाएंगे। इसी तरीके से मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बता देते थे। ठीक है, इसमें यही बताया गया है भारतीय राजा के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, कि आपको किसी से दोस्ती यारी भी करनी है तो हमसे पूछ के करेंगे। नेक्स्ट, बड़े राज्यों में अंग्रेजी सेना रखना तथा राज्य द्वारा उनका खर्चा उठाना। ठीक, अगर आप सेना रखेंगे तो उनका खर्चा आप खुद ही उठाएंगे। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। ठीक, नेक्स्ट है राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना, कि आप जहाँ भी मतलब राजधानी रहेगी वहाँ पे एक ब्रिटिश वाला रेजिडेंट खुद बना ही होना चाहिए। कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेना में नहीं रखेंगे, मतलब यही होना कि कंपनी ही आपका मालिक हो गया है, उसके पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है पॉइंट में कि मतलब कौन कौन सी संधियाँ, मतलब सहायक संधि के अधीन हमने क्या क्या उठाया है वहाँ से। तो पहली बात तो हैदराबाद 1798 में अधिग्रहण हो गया है, मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में, अवध 1801 में। ठीक है, पेशवा, भोसले, सिंधिया, मतलब ये पॉइंट है कि हमने कहाँ कहाँ पे सहायक संधि को अप्लाई किया था, मतलब उन लोगों ने जो सहायक संधि को कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हुई थी। नेक्स्ट है इसमें डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, इसमें शांतिपूर्ण विलय की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसको कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या था ना कि जैसे आपको झांसी की रानी वाली पूरी कहानी तो पता ही होगी, सभी ने नॉर्मली इसको देख ही रखा है। उसमें यह था कि इसको कोई युद्ध नहीं लड़ना होता था, बस ये बोल देता था अगर आपका दत्तक पुत्र है या फिर उसके पिता नहीं है या राजा मेन नहीं है तो वो जो संपत्ति है वो कंपनी के अधीन आ जाएगी। तो इसी वजह से देखो रानी की लड़ाई हो गई थी झांसी की रानी की इनसे, कि जब हमारे यहाँ पे जब हमने पुत्र तो ले रखा है, भले ही दत्तक पुत्र पर है तो हमारा ही पुत्र, हम ऐसे कैसे कर अपनी संपत्ति दे दें किसी को। टिक, नेक्स्ट है इसमें झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्ति का साम्राज्य में विलय हो गया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी और नागपुर का विलय, रियासतों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, एक्चुअली मुझे मेरे मामा का फ़ोन आ रहा है तो मुझे कुछ अर्जेंट काम है, अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, तब तक आप लोग इतना लर्न कर लीजिएगा और इसको लेके अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए करिए और कमेंट करके बता भी दिया करिए कि अगर कहाँ पे भी कमी लग रही है कुछ भी तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँगी। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।